नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सुधा साहित्य धारा में। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। आज हमारा टेस्ट नंबर 3 है। तो इसमें हमने वही प्रश्न रखे हैं जो कि पिछले परीक्षाओं में आ चुके हैं। नेट की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। टीएसटी पीटी में भी ये बार-बार पूछे जा रहे हैं प्रश्न, वही हमने रखे हैं जो कि आने वाली आपकी जो परीक्षाएँ हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों के द्वारा राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 से 51 तक, अनुच्छेद 334 से 315 तक, अनुच्छेद 334 से 135 तक और अनुच्छेद 334 तक से 153 तक। तो जवाब दीजिएगा, इसका क्या आंसर होगा। तो हमारा इसमें जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 351 तक। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 351 तक जो है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 351 तक में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई थी। 14 सितंबर 1949 को। और भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में राजभाषा का संविधान का प्रावधान दिया गया था और ये संविधान की 8वीं अनुसूची में था, जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है और बहुत महत्वपूर्ण है। ये भाषा विज्ञान से ये प्रश्न है। तो 22 भाषा को मान्यता प्रदान की गई थी 8वीं अनुसूची में, संविधान के भाग 17 में, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में। तो चलेंगे प्रश्न क्रमांक 2 पर। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण की ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ख, ग, ज या फिर ठ। 4 ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा कौन सा इसमें आंसर होगा, कौन सी ध्वनि सघोष महाप्राण ध्वनि है। तो जवाब हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो घ है, तो घ सघोष महाप्राण ध्वनि है। ध्यान रखना है आपको कि सघोष को घोष और मृदु भी कहते हैं। जो सघोष है इसको घोष और मृदु भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सघोष ध्वनियाँ वो होती हैं जिसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, जैसे क ख ग, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण प्लस सभी स्वर और साथ में अंतस्थ और ह जो है, ये ध्वनियाँ हैं सघोष। तो ध्यान रखना है आपको कि जो सघोष ध्वनियाँ हैं इनको घोष और मृदु भी कहा जाता है। तो ये इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, साथ में सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन और ह, ये जो ध्वनियाँ हैं ये सघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं या सघोष महाप्राण ध्वनि कहलाती हैं। बात करें अगर अघोष को, तो अघोष को कठोर भी कहा जाता है और प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, साथ में स और षटकोण, साथ में सरौता वाला स, ये तीनों जो होते हैं ये अघोष के अंदर आते हैं, यानी कि कठोर। आगे चलेंगे प्रश्न क्रमांक 3 पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। आ, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ई, सी कह रहा है कि ई या फिर अ। तो बताना है आपको कि कौन सा पश्च स्वर है। तो इसमें हमारा जवाब हो जाएगा, पश्च स्वर में हमारा जवाब हो जाएगा ये जो आ वर्ण है, आ, ऑप्शन नंबर ए। तो आ जो है ये पश्च स्वर है। तो पश्च स्वर में कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं। आ आता है ऊ, आ आता है ओ और ओ, ये जो ध्वनियाँ हैं ये पश्च स्वर में आती हैं। ये जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हुआ है। इसमें 3 प्रकार के स्वरों का वर्गीकरण होता है जीभ के आधार पर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर जो होते हैं ई, ए और ए होते हैं। मध्य स्वर में अ आता है और पश्च स्वर में आ आता है। तो हमारा जवाब इसमें हो जाएगा आ। चलेंगे प्रश्न क्रमांक 4 में। तो प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है कि हिंदी में साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था।
प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? ग्रियर्सन ने, शिव सिंह सेंगर ने, गारसाद तासी ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने? जवाब दीजिएगा कि किसने लिखा था सबसे पहले इतिहास ग्रंथ। तो आंसर हमारा इसमें हो जाएगा, हिंदी में साहित्य इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? तो सबसे पहले हम साहित्य इतिहास जो है शिव सिंह सेंगर ने लिखा था, हिंदी में हिंदी का साहित्य इतिहास। तो इसमें सबसे पहले किसने लिखा था? शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ था शिव सिंह सरोज, जिसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। और इन्होंने हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले इन्होंने लिखा था हिंदी भाषा में। गारस्तासी जो हैं इनके फ्रेंच भाषा में इनका सबसे पहला ग्रंथ था इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुस्तानी, तो ये इनका फ्रेंच भाषा में था। हिंदी भाषा में सबसे पहला ग्रंथ जो था वो शिव सिंह सेंगर का ही था, शिव सिंह सरोज। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, राम कुमार वर्मा हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, हजार प्रसाद द्विवेदी हैं। 4 ऑप्शन है, जवाब देना है आपको कि कौन सा हमारा आंसर होगा। चलिए, तो हमारा इसमें जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं इन्होंने, इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका। इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, इनका 1940 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ हिंदी साहित्य की भूमिका का। 3 ग्रंथ इनके मिलते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन 1940 ईस्वी में और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये दोनों ग्रंथ जो हैं 1952 ईस्वी में इनका प्रकाशन होता है। ये तीनों ही ग्रंथ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी के हैं और आपको ध्यान भी रखना है। चलेंगे आगे अब प्रश्न क्रमांक 6 पर। तो प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? मीराबाई हैं, रसखान हैं, सूरदास हैं या फिर विद्यापति हैं? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि कौन से अष्टछाप के कवि हैं। तो इसमें हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरदास जो हैं ये अष्टछाप के कवि हैं। सूरदास का जन्म जो है 1478 में और निधन 1583 ईस्वी में होता है। सूरदास अष्टछाप के कवि हैं, बाकी मीराबाई, रसखान, विद्यापति ये नहीं हैं। अष्टछाप के कवि अगर हम देखें 8 कवियों को लिया जाता है, 8 कवि को, अष्टछाप के कवियों में 8 कवि को लिया जाता है, जिनमें से कौन कौन से कवि हैं? तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये 4 जो कवि लिए गए हैं ये बल्लभाचार्य के थे। विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की थी। तो 4 कवि बल्लभाचार्य यानी कि अपने पिता के शिष्यों को उन्होंने रखा था और 4 जो है अपने शिष्यों को रखा था। तो विट्ठलनाथ के 4 शिष्य कौन कौन से हुए? तो गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये 8 हमारे अष्टछाप के कवि हुए जो कि महत्वपूर्ण है। तो सूरदास इसमें हमारा जवाब हो जाएगा। चलेंगे प्रश्न क्रमांक 7 पर। प्रश्न क्रमांक 7 कह रहा है कि आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक कौन है? आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक पूछ रहा है, कौन है? पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये 4 हमारे कवि हैं। बताना है आपको कौन है आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक। तो इसमें हमारा जवाब जो हो जाएगा पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है ये आनंद कादंबनी पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। और आनंद कादंबनी पत्रिका जो है इसका प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो 1881 ईस्वी में आनंद कादंबनी पत्रिका का प्रकाशन हुआ और ये मासिक पत्रिका थी जो कि मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। तो ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है। बात करें अगर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की एक और पत्रिका थी नागरी नीरद, आनंद कादंबनी और नागरी नीरद। तो आनंद कादंबनी 1881 में और नागरी नीरद जो है 1893 ईस्वी में, ये साप्ताहिक थी जो कि मिर्जापुर से ये भी प्रकाशित होती थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी को अगर हम देखें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया था 1903 में ईस्वी में इसका संपादन किया था इन्होंने। और मासिक पत्रिका थी जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। शिव प्रसाद सितारे हिंद का बनारस अखबार थी, 1845 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, साप्ताहिक थी, बनारस से प्रकाशित होती थी। ये हमारे कुछ पत्रिकाएं थी जो कि महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। आगे चलेंगे प्रश्न क्रमांक 8 पर। तो प्रश्न कर रहा है कि पहल पत्रिका का संपादन कौन है? संपादक कौन है? पहल जो पत्रिका है उसका संपादक कौन है? बताना है आपको पहल पत्रिका का। राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया, ज्ञान रंजन या फिर विश्वनाथ तिवारी, बताना है आपको।
चलिए, तो हमारा इसमें जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो ज्ञान रंजन है, इन्होंने पहल पत्रिका का संपादन किया था, ज्ञान रंजन ने। और कब किया था? तो 1973 ईस्वी में इन्होंने इसका संपादन किया था। 1973 ईस्वी में ये प्रकाशित होती थी, 1973 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और ये त्रैमासिक पत्रिका थी, 3 महीने में ये प्रकाशित होती थी जबलपुर से। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि राजेंद्र यादव की, राजेंद्र यादव कौन सी पत्रिका थी? तो राजेंद्र यादव ने हंस पत्रिका का पुनर्प्रकाशन किया था 1986 ईस्वी में। और ये मासिक दिल्ली से प्रकाशित होती थी। रविंद्र कालिया की बात करें तो इन्होंने नया ज्ञानोदय पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया था। और विश्वनाथ तिवारी जो है, इन्होंने दस्तावेज पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो ये कुछ पत्रिकाएं थीं। आगे चलेंगे कि प्रश्न क्रमांक 9 कह रहा है कि भाग्यवती के लेखक कौन है? भाग्यवती के लेखक कौन है? ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास हैं, देवकी नंदन खत्री जी हैं, श्रद्धा राम फिल्लौरी हैं, या फिर लज्जाराम मेहता हैं। 4 हमारे कवि दिए हैं, लेखक दिए गए हैं। बताना है आपको कि भाग्यवती जो है किसकी कृति है। तो इसमें हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रद्धा राम फिल्लौरी। श्रद्धा राम फिल्लौरी जी का ये भाग्यवती जो है ये उपन्यास है। और इसका प्रकाशन जो है 1877 ईस्वी में हुआ। 1877 ईस्वी में भागवती का प्रकाशन हुआ। और ये श्रद्धा राम फिल्लौरी का उपन्यास है। बात करें देवकी नंदन खत्री का, अगर तो देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है चंद्रकांता, जो कि महत्वपूर्ण उपन्यास है। चंद्रकांता 1888 में प्रकाशन हुआ। और इनके उपन्यास है नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कई इनके उपन्यास है देवकी नंदन खत्री के। लज्जाराम मेहता की बात करें तो लज्जाराम मेहता का उपन्यास धूर्त रसिक लाल और आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू, कुछ ये उपन्यास है जो कि लज्जाराम मेहता के हैं। लाला श्रीनिवास दास का पहला उपन्यास जो है श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, जिसका प्रकाशन 1882 में हुआ, वो अंग्रेजी के ढंग का पहला उपन्यास मान जाता है, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। तो ये परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है। तो हमारा जवाब इसमें हो जाएगा श्रद्धा राम फिल्लौरी। आगे चलेंगे प्रश्न क्रमांक 10 पे। अंधायुग पूछ रहा है कि अंधायुग किसकी रचना है? अंधायुग किसकी रचना है? नरेश मेहता, मोहन राकेश, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती। बताना है आपको कि अंधायुग किसकी रचना है। चलिए, तो जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती की रचना है अंधायुग। धर्मवीर भारती की रचना है अंधायुग, जिसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ। और अंधायुग जो है यह एक नाटक है। अंधायुग यह नाटक है एक। बात करें कि दुष्यंत कुमार की, तो दुष्यंत कुमार, ये जो दुष्यंत कुमार की रचना है, तो दुष्यंत कुमार की रचना है एक कंठ विस्प्यायी। दुष्यंत कुमार की रचना है। नरेश मेहता, तो नरेश मेहता के खंडित यात्राएं हैं। और मोहन राकेश का पैरों तले जमीन, जो कि अधूरा था। ये कुछ रचनाएं थीं। हमारा जवाब इसमें अंधायुग का हो जाएगा धर्मवीर भारती जी। आगे चलेंगे, कूटज के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 11 कह रहा है कि कूटज के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय, या फिर विद्यानिवास मिश्र जी। कूटज के जवाब देना है आपको कि कौन होंगे, इसकी रचना किसकी रचना है ये कूटज। चलिए, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कूटज जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है कूटज, जिसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ था। इनके कुछ और निबंध संग्रह हैं, अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, बहुत महत्वपूर्ण इनके निबंध हैं। हर परीक्षाओं में बार बार ही पूछे जाते हैं इनके निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। तो कूटज का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1964 में हुआ कूटज का। रामचंद्र शुक्ल की बात करें कि इनके निबंध कौन से, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि का प्रकाशन किया था। चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 और भाग 4, 4 भागों में चिंतामणि का ये प्रकाशित हुआ था। निबंध संग्रह है इनका रामचंद्र शुक्ल जी का, ये ध्यान रखना है। बात करें कि अगर कुबेरनाथ राय की, तो कुबेरनाथ राय के जो निबंध है इनके भी महत्वपूर्ण है। प्रिया नीलकंठी है, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, इनके भी कई उपन्यास ये निबंध संग्रह हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं चितवन की छाह, हल्दी धूप, तुम चंदन हम पानी, ये विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं। ये जो चारों निबंधकार हैं इनके सारे ही निबंध महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपको नेट की परीक्षा में देखें या फिर टीएसटी पीएसटी में कई बार क्रम लगाने के लिए हमने देखा है, उसमें पीवाईक्यू वगैरह में, तो उसमें आए हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 12 पे चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है?
अमरकांत की रचना पूछ रहा है। अमृतसर आ गया, जिंदगी और जोंक, टूटना, परिंदे, ये 4 हमारी रचनाएं हैं। बताना है कि ये इन रचनाओं में से अमरकांत की कौन सी रचना है, बताइएगा, जवाब दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो हमारा इसमें जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो जिंदगी और जोंक है, ये है अमरकांत की रचना है, जिंदगी और जोंक। इसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ था, जिंदगी और जोंक का। निर्मल वर्मा की बात करें तो ये जो परिंदे रचना है, ये निर्मल वर्मा की कहानी है, परिंदे, नेट में लगी हुई कहानी है परिंदे। टूटना जो है ये राजेंद्र यादव की कहानी है, राजेंद्र यादव की कहानी है टूटना, 1966 में इसका प्रकाशन हुआ। और अमृतसर आ गया, ये है भीष्म इनकी, अमृतसर आ गया जो है ये चलिए, तो आगे चलेंगे हम प्रश्न क्रमांक 13 पे। ध्वन्यालोक किसकी कृति है? ध्वन्यालोक पूछ रहे हैं कि ध्वन्यालोक जो है ये किसकी कृति है? अभिनव गुप्त की, राजशेखर की, मम्मट की या फिर आनंदवर्धन की? ये भारतीय काव्यशास्त्र के कुछ हमारे आचार्य दिए हुए हैं और एक रचना है ध्वन्यालोक। ये पूछ रहा है कि किसकी रचना है, जवाब देना है आपको, बताइएगा। चलिए, तो इसमें हमारे जवाब हो जाएगा आनंदवर्धन। ये ध्वन्यालोक जो रचना है ये 9वीं शताब्दी के आनंदवर्धन की रचना है ध्वन्यालोक, ये आपको ध्यान रखना है। अभिनव गुप्त की रचना की बात करें तो अभिनव गुप्त 10वीं शताब्दी के कवि हैं, आचार्य हैं अभिनव गुप्त, और इनकी तंत्रालोक है। अगर बात करें राजशेखर की तो राजशेखर जो हैं ये 12वीं शताब्दी के आचार्य हैं और काव्य मीमांसा राजशेखर का है। मम्मट का है तो मम्मट जो है 11वीं शताब्दी के कवि हैं और मम्मट की रचना काव्य प्रकाश है। आगे चलेंगे प्रश्न क्रमांक 14 पे। अभिव्यक्तिवाद पूछ रहा है कि अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन हैं? शंकुक हैं, अभिनव गुप्त हैं, भट्टलोलक हैं, आनंदवर्धन है, बताना है अभिव्यक्तिवाद। तो हमारा इसमें अभिव्यक्तिवाद में हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनव गुप्त। अभिव्यक्तिवाद जो है ये अभिनव गुप्त का है। तो अभिनव गुप्त जो है ये शैव दर्शन के इनका जो दर्शन है शैव दर्शन है और सिद्धांत इनका है अभिव्यक्तिवाद, अभिनव गुप्त का। आनंदवर्धन की अगर बात करें तो आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत दिया है आनंदवर्धन ने। और शंकुक की बात करें तो शंकुक ने अनुमितिवाद दिया है। शंकुक का कौन सा है? तो शंकुक ने का सिद्धांत है अनुमितिवाद और इनका दर्शन न्याय दर्शन है। भट्टलोलट की बात करें तो भट्टलोलट जो है इनका दर्शन है मीमांसा दर्शन भट्टलोलट का है और उत्पत्तिवाद या फिर आरोपवाद दिया है भट्टलोलट ने। चलेंगे प्रश्न क्रमांक 15 पे कि अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है। पूछ रहा है कि अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? आई ए रिचर्ड हैं, टी.एस. इलियट हैं या क्रोचे हैं, लोंजाइनस हैं। 4 हमारे आचार्य हैं, पाश्चात्य काव्यशास्त्री हैं। बताना है कि अभिव्यंजनावाद जो है किनका ग्रंथ है या फिर किनका सिद्धांत है अभिव्यंजनावाद। तो इसमें हमारा जवाब अभिव्यंजनावाद में हो जाएगा ऑप्शन नंबर श्री क्रोचे। ये जो अभिव्यंजनावाद सिद्धांत है ये क्रोचे का ने दिया था। और अगर बात करें टी.एस. इलियट की तो इलियट का है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत दिया है इलियट ने, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। लोंजाइनस जो है लोंजाइनस का है उदात्तवाद और आई ए रिचर्ड्स जो है इन्होंने संप्रेषण या फिर मूल्य सिद्धांत दिया था आई ए रिचर्ड्स ने। तो ये हमारे 4 आचार्य हैं, इनके सिद्धांत हैं, महत्वपूर्ण इनके सिद्धांत हैं। आगे चलेंगे प्रश्न क्रमांक 16 पे। काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया था? उदात्त तत्व को काव्य में सर्वाधिक महत्व किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था, अरस्तु ने, इलियट ने या लोंजाइनस ने? काव्य में उदात्त तत्व, जवाब दीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा इसमें आंसर होगा हमारा। तो चलिए, काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व जो है लोंजाइनस ने दिया था। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोंजाइनस ने। तो बता रहे हैं कि काव्यशास्त्री लोंजाइनस ने उदात्त तत्व या उदात्तवाद को महत्व दिया था इन्हें, उदात्त तत्व या फिर उदात्तवाद को। अगर प्लेटो की बात करें तो प्लेटो क्या है? तो प्लेटो ने काव्य में प्रत्ययवाद या आदर्शवाद को महत्व देते थे, ईश्वर की। तो प्लेटो की अगर बात करें हम तो प्लेटो ने काव्य में प्रत्ययवाद या आदर्शवाद को महत्व दिया था प्लेटो ने। अरस्तु जो है अरस्तु ने विरेचन, त्रासदी या फिर अनुकरण का सिद्धांत दिया था अरस्तु ने। और इलियट जो है इलियट ने निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत जो है इलियट ने दिया था। तो ये 4 पाश्चात्य काव्यशास्त्री हैं। चलेंगे आगे प्रश्न क्रमांक 17 पे कि निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम बताना है आपको। पत्रिकाएं हैं धर्मयुग, हंस, सरस्वती,
कविवचन सुधा। सरस्वती, कविवचन सुधा, हंस या फिर धर्मयुग। कविवचन सुधा, सरस्वती, हंस, धर्मयुग। ऑप्शन 4 कह रहा है कि हंस, सरस्वती, धर्मयुग, कविवचन सुधा। जवाब देना है आपको, कौन सा हमारा आंसर होगा। चलिए, तो हमारा जो जवाब इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कविवचन सुधा, सरस्वती, हंस और धर्मयुग। कविवचन सुधा का प्रकाशन कब हुआ? तो 1868 में हुआ। 1868 में कविवचन सुधा। सरस्वती की बात करें तो सरस्वती जो है, सरस्वती का प्रकाशन हो जाएगा 1900 में। और अगर हंस की बात करें हम तो हंस 1930 में। और धर्मयुग की बात करें तो 50 में। धर्मयुग 50 में। तो सबसे पहले हमारी आ जाएगी कौन सी? तो कविवचन सुधा 1868 में, फिर सरस्वती 1900 में। इसके बाद अगर हंस की बात करें तो 1930 में हंस और धर्मयुग 1950 में। ये 4 पत्रिकाएं हैं, हमारा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे प्रश्न क्रमांक 18 पे। तो 18 कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? अंधेर नगरी, अंधायुग, संसद से सड़क तक या फिर मगध। ऑप्शन बी कह रहा है कि संसद से सड़क तक, अंधेर नगरी, अंधायुग, मगध। सी कह रहा है कि मगध, अंधेर नगरी, अंधायुग, संसद से सड़क तक, या फिर अंधायुग, अंधेर नगरी, मगध, संसद से सड़क तक। बताना है आपको, जवाब देना है कि कौन सी रचनाएं जमाना है आपको, पहले से बाद के क्रम में जमाना है। जवाब दीजिएगा कौन सा होगा। तो चलिए, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंधेर नगरी जो है इसका प्रकाशन 1881 में हुआ। अंधेर नगरी 81 में। अंधायुग की बात करें तो अंधेर नगरी जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। अगर हम अंधायुग की बात करें तो अंधायुग धर्मवीर भारती का गीत नाट्य है ये, और इसका 1855 में इसका प्रकाशन हुआ। अंधायुग का, अंधायुग 1955 में इसका प्रकाशन हुआ। संसद से सड़क तक की बात करें तो सुदामा पांडे धूमिल का काव्य है। सुदामा पांडे धूमिल का काव्य है ये संसद से सड़क तक, और इसका प्रकाशन 1972 में हुआ। और मगध जो है ये श्रीकांत वर्मा का काव्य संग्रह है, और 1984 में इसका प्रकाशन हुआ, मगध का 84 में। तो सबसे पहले अंधेर नगरी आएगा, अंधायुग, संसद सड़क तक और मगध, ये 4 रचनाएं हैं। चलेंगे ऑप्शन नंबर प्रश्न क्रमांक 19 पे कि रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? रस सूत्र के व्याख्याकार दिए हैं भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक या अभिनवगुप्त। इनका अनुक्रम बताना है कि सबसे पहले कौन आएंगे, बाद में कौन आएंगे। जवाब दीजिएगा इसमें आंसर कौन सा होगा। चलिए, तो हमारे इसमें जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। शंकुक, भट्टलोलट, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, अभिनवगुप्त, शंकुक, भट्टलोलट, भट्टनायक, या फिर भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक, अभिनवगुप्त। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। चलेंगे प्रश्न क्रमांक 20 पे कि दूसरा सप्तक के कवि नहीं है। प्रश्न कह रहा है कि दूसरा सप्तक के कवि नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता या फिर अज्ञेय। जवाब देना है आपको। दूसरा सप्तक के कवि पूछ रहा है, दूसरा सप्तक के कवि नहीं है। चलिए, तो इसमें हमारा जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा अज्ञेय। अज्ञेय जो है ये दूसरा सप्तक के कवि नहीं है, अज्ञेय तार सप्तक के कवि हैं। बाकी शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, ये तीनों ही दूसरे सप्तक के कवि हैं, और अज्ञेय जो हैं तार सप्तक के हैं। तार सप्तक के में गजनेमी भारत में प्रभागिरी ग्राम आए, तार सप्तक ट्रिक थी। गजनेमी, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञेय, ये हमारे तार सप्तक के कवि हैं। बाकी शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, ये सारे ही कवि जो हैं दूसरा सप्तक के कवि हैं। प्रश्न क्रमांक 21 पे चलेंगे। 21 कह रहा है काव्य प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? काव्य प्रकाश ग्रंथ पूछ रहा है, काव्य प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? रूप गोस्वामी, मम्मट, राजशेखर या फिर अभिनव गुप्त। जवाब देना है आपको कि काव्य प्रकाश किसका ग्रंथ है। चलिए, तो हमारा इसमें जवाब हो जाएगा कि काव्य प्रकाश जो है वो मम्मट का ग्रंथ है। काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है ये मम्मट का ग्रंथ है। 11वीं शताब्दी का समय है मम्मट का, 11वीं शताब्दी।
मम्मट का समय 11वीं शताब्दी है और काव्य प्रकाश इनका ग्रंथ है। अगर हम बात करें राजशेखर की, तो राजशेखर का ग्रंथ है काव्य मीमांसा। और अभिनव गुप्त का बात करें तो अभिनव गुप्त तंत्रालोक, रूप गोस्वामी का है उज्ज्वल नीलमणि। ये चारों रचनाकार हैं और इनकी रचनाएं काव्य प्रकाश मम्मट। हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे प्रश्न क्रमांक 22 पे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखों कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। प्रश्न ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राम स्वरूप चतुर्वेदी। बी कह रहा है कि राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राम स्वरूप चतुर्वेदी। या फिर रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी। डी कह रहा है कि मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी। बताना है आपको, जवाब देना है कि इसमें कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इसमें हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आएंगे मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखा था 1865 में। फिर आएंगे हमारे रामचंद्र शुक्ल, 1884 में इनका ग्रंथ था हिंदी साहित्य का इतिहास। तो मिश्र बंधु का ग्रंथ था मिश्र बंधु विनोद 1865 में। रामचंद्र शुक्ल 1884 में इनका ग्रंथ था हिंदी साहित्य का इतिहास। बात करें राम कुमार वर्मा की, तो उन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था, 1905 में प्रकाशन हुआ था उसका। राम स्वरूप चतुर्वेदी का जो था वो था हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास था, 1931 में। तो ये सबसे हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे प्रश्न क्रमांक 23 पर कि निम्नलिखित उपन्यासों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि त्यागपत्र, सेवा सदन, मैला आंचल या फिर आधा गांव। प्रश्न ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि आधा गांव, मैला आंचल, सेवा सदन या फिर त्यागपत्र। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सेवा सदन, त्यागपत्र, आधा गांव, मैला आंचल। और या फिर डी कह रहा है कि सेवा सदन, त्यागपत्र, मैला आंचल, आधा गांव। बताना है आपको कि कौन सा हमारा जवाब हो जाएगा इसमें। चलिए, तो ये उपन्यास जो हैं इनमें से हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जवाब हो जाएगा सेवा सदन, त्यागपत्र, मैला आंचल, आधा गांव। सबसे पहले सेवा सदन आएगा। प्रेमचंद्र का ये उपन्यास है सेवा सदन और 1918 में सेवा सदन का प्रकाशन हुआ। 1918 में सेवा सदन प्रेमचंद्र का उपन्यास है। बात करें त्यागपत्र की, तो त्यागपत्र जो है जैनेन्द्र का उपन्यास है और 1937 में इसका त्यागपत्र का प्रकाशन हुआ, जैनेन्द्र का उपन्यास है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है और 1954 में इसका प्रकाशन हुआ, मैला आंचल का। मैला आंचल का 1954 में इसका प्रकाशन हुआ। आधा गांव की बात करें तो आधा गांव जो है राही मासूम रजा का उपन्यास है और ये 1966 में होगा। तो सबसे पहले सेवा सदन आ जाएगा, त्यागपत्र, मैला आंचल, फिर आधा गांव। आगे चलेंगे, प्रश्न क्रमांक 24 कह रहा है कि निम्नलिखित पाश्चात्य काव्यशास्त्री चिंतकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। पाश्चात्य काव्यशास्त्री दिए हुए हैं उनको आपको समय के हिसाब से आगे पाश्चात्य काव्यशास्त्री दिए हुए हैं। तो प्रश्न क्रमांक 24 कह रहा है कि निम्नलिखित पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों के चिंतक हैं, उनके समय के हिसाब से आपको अरेंज करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कालरीज, अरस्तु, आई.ए. रिचर्ड्स, जॉन को रैनसम। ऑप्शन बी कह रहा है अरस्तु, कॉलरीज, जॉन को रैनसम, आई.ए. रिचर्ड्स। या आई.ए. रिचर्ड्स, कॉलरीज, अरस्तु, जॉन को रैनसम। डी कह रहा है कि अरस्तु, कॉलरीज, आई.ए. रिचर्ड्स, जॉन को रैनसम। बताना है आपको, जवाब देना है कौन सा हमारा जवाब हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 24 का। तो इसमें हमारा जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले अरस्तु आएंगे, फिर कालरीज, जॉन को रैनसम, फिर आई.ए. रिचर्ड्स। अरस्तु के समय की बात करें तो 384 से 322 ईसा पूर्व है और मकदूनिया में इनका जन्म हुआ। बात करें कि कालरीज की, तो कालरीज का समय हो जाएगा 1772 ईस्वी से लेकर 1834 ईस्वी तक। जॉन को रैनसम 1888 है और रिचर्ड्स जो हैं इनका 1893 है। तो सबसे पहले अरस्तु आएंगे, पहले प्लेटो थे, प्लेटो के बाद अरस्तु। तो अरस्तु से ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि चारों ऑप्शन में सबसे पहले अरस्तु ऑप्शन बी नंबर में ही है। चलेंगे आगे, प्रश्न क्रमांक 25 पर निम्नलिखित काव्य ग्रंथों में त्रिलोचन का काव्य ग्रंथ कौन सा है। त्रिलोचन का काव्य ग्रंथ पूछ रहा है आत्मजयी, धरती, आंगन के पार द्वार या फिर धूप के धान। बताना है आपको, जवाब देना है कि त्रिलोचन का ग्रंथ कौन सा है।
चलिए, जवाब हमारा हो जाएगा इसमें धूप के धान। ये जो ऑप्शन नंबर डी है धूप के धान, ये त्रिलोचन की रचना है धूप के धान। आत्मजयी जो है, आत्मजयी गिरजा कुमार माथुर की रचना है। और धरती जो रचना है ये कुंवर नारायण की रचना है। धरती महत्वपूर्ण रचना है धरती, कुंवर नारायण की। और आंगन के पार द्वार जो है, आंगन के पार द्वार, ये अज्ञेय जी का कविता संग्रह है, काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार, तो ये अज्ञेय का है। तो इसमें हमारा जवाब हो जाएगा धूप के धान। तो ये रहे हमारे 25 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा है कि आपको आने वाली परीक्षाओं में मदद करेंगे। चलिए मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।